बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िम है वाक़ मेज़बान ज़ुल्फ़िकार शवाखिला। आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ कसूर। एक दिन गुलिस्तान न्यूज़ के साथ प्रोग्राम में हाजिर खिदमत हूँ। हमारे आज के मेहमान एक ऐसी शख्सियत, प्राइवेट एजुकेशन सेक्टर के हवाले से बात की जाए, किसी तारीफ़ के मुहताज नहीं, जिन्होंने तलीमी मैदान में माशाल्लाह प्राइवेट तलीमी एजुकेशन सेक्टर में एक नाम पैदा किया। उसके साथ साथ यूट्यूब की दुनिया में भी तहलका मचा दिया। तलीम एक ऐसी शम्मा है जो रोशन हो जाए कमाल पे कमाल हो जाता है। तलीम अंधेरों से इंसान को उजालों की तरफ ले जाती है। हमेशा वही कौमें तरक्की करती हैं जो तलीमी मैदान को, तलीम को फोकस रखती है। और माशाल्लाह जो आज मेरे साथ शख्सियत हैं, शफ़ाक़त अली याक़ूब साहब, प्रिंसिपल है दी विजन स्कूल निज़ामपुरा कसूर, डायरेक्टर गुलिस्तान न्यूज़ कसूर, बैरो चीफ गुलिस्तान न्यूज़ पेपर कसूर, और माशाल्लाह अपने यूट्यूब चैनल भी उनके कामयाबी से रवां दुआ हैं, मोनिटाइज हो चुके हैं। बड़ी मेहनत उन्होंने की। इस मेहनत की कामयाबी का क्या राज है, शफ़ाक़त अली याक़ूब आज एजुकेशन सेक्टर और यूट्यूब की दुनिया में माशाल्लाह फेमस हैं। कैसे फेमस हुए, वो इस कामयाबी को क्रेडिट किसको देंगे? तो आइए बात करते हैं शफ़ाक़त अली याक़ूब साहब से। आपको मिलाते हैं प्यारी शख्सियत शफ़ाक़त अली याक़ूब, प्रिंसिपल दी विजन स्कूल निज़ामपुरा कसूर। अस्सलाम वालेकुम सलाम, क्या हाल है ज़ुल्फ़िकार भाई, ठीक हैं आप? सर बहुत शुक्रिया शफ़ाक़त साहब। सबसे पहले ये बताइएगा कि आप ने तलीमी अपने कैरियर का आगाज़ कहाँ से किया, ग्रेजुएशन कहाँ से की? ज़ुल्फ़िकार भाई, बेसिकली मैं एफएससी का स्टूडेंट था जब से मैंने टीचिंग स्टार्ट की है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बाई चांस नहीं, बाई चॉइस टीचर हूँ। तो एफएससी में ही मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ मैंने एक्सपीरियंस लेने के लिए टीचिंग स्टार्ट कर दी थी। और उसी के दौरान मेरी ग्रेजुएशन मुकम्मल हुई है। उसी के दौरान मेरा मास्टर्स की डिग्री जो है वो मुकम्मल की है अल्हम्दुलिल्लाह। तभी से टीचिंग फील्ड से रिलेटेड हूँ और आज तक अल्हम्दुलिल्लाह एज अ टीचर ही काम कर रहा हूँ। कौन कौन से फेमस प्राइवेट तलीमी अदारों में अपनी खिदमत सर अंजाम दी आपने? जी, मेरा जो स्टार्ट था वो कसूर के एक मशहूर स्कूल है मून स्टार स्कूल, वहाँ से एज अ टीचर मैंने स्टार्ट किया। फिर वहीं पे एज अ साइंस टीचर काम करता रहा। उसके बाद अल रहमान मॉडल गर्ल्स हाई स्कूल है, वहाँ पे एज अ प्रिंसिपल चला गया। उसके बाद दार अरकम स्कूल में एज अ वाइस प्रिंसिपल मैं तकरीबन 1.5 साल रहा हूँ। टोटल तकरीबन ये कोई 8-9 साल का अरसा था जो मेरा जॉब में गुजरा। और उसके बाद मैंने अपने स्कूल का स्टेप ले लिया। और आप माशाल्लाह तलीमी मैदान में आपने एक नाम पैदा किया है। क्या बचपन से ही आपको शौक था कि एक अच्छा उस्ताद बनने का? आप सरकारी जॉब की तरफ क्यों नहीं गए? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बचपन से ही शौक़ था और सरकारी के लिए 1-2 दफ़ा अप्लाई करने की कोशिश की है। लेकिन आपको पता ही है कि जैसे यहाँ पे मामलात चलते हैं, पैसों के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो मैंने गवर्नमेंट की तरफ निकलने से ज़्यादा बेहतर यही समझा कि मैं प्राइवेट तौर पे और ख़ास तौर पे अपने गाँव के लिए कुछ कर सकूँ। तो 2009 से मैंने अकेडमी से स्टार्ट लिया और 2018 में फिर मैंने इसको स्कूल की शक्ल दी। अच्छा शफ़ाक़त साहब, आपने माशाल्लाह अपने गाँव में ही निज़ामपुरा में प्राइवेट तलीमी अदारे सेक्टर का आपने आगाज़ किया। आप कसूर शहर में क्यों नहीं गए, गाँव में क्यों रहे कि इधर से आपने अपने तलीमी कैरियर के हवाले से जो स्कूल के हवाले से आगाज़ किया है? जी बिल्कुल ज़ुल्फ़िकार भाई, गाँव में आप भी समझते हैं इन चीज़ों को कि गाँव में एजुकेशन का उतना कोई ख़ास तब ट्रेंड नहीं था। कोई 1-2 लोग होते थे जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने कोशिश की, जो आगे निकल गए। बाकी ज़्यादातर यही होता है कि पेरेंट्स भी इस बात पे फ़ोकस नहीं करते कि औलाद को पढ़ाया जाए, ख़ुसूसन बच्चियों के लिए। और बच्चे भी इतने मतलब नहीं कोशिश करते खुद से ना। तो मैंने कोशिश किया कि अपने गाँव के लिए, अपने इलाके के लिए कुछ कर सकूँ। बाकी सिटी में ऑप्शंस अच्छी थी, फ़ीस लेवल अच्छा था, हर चीज़ अच्छी थी। लेकिन यहाँ पे मैं कम फ़ीस में कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को वो लेवल दे रहा हूँ जो दार अरकम स्कूल दे रहा है, जो सिटी स्कूल दे रहा है। कोशिश कर रहा हूँ बच्चों के लिए, ताकि अपने इलाके के लिए, अपने बच्चों के लिए कुछ कर सकूँ। फ्यूचर के लिए कोई प्लानिंग हो जो डिवीजन स्कूल को आप आगे लेके जाना चाहते हैं? फ्यूचर के लिए इंशाल्लाह मैंने जब स्कूल का नाम रखा था तो वीएन स्कूल्स के नाम से रखा था। मुझे दोस्त ये भी पूछते हैं कि यार आपने स्कूल्स का नाम क्यों दिया है, मतलब एस क्यों लगाते हैं, ये तो ज़्यादा के लिए होता है। तो मैं उनको तब भी यही कहता हूँ कि इंशाल्लाह इसको हमने ब्रांच सिस्टम में कन्वर्ट करना है और ब्रांचेज़ इसकी जितनी होंगी इंशाल्लाह वो छोटे छोटे गाँव में होंगी, उन लोगों के लिए होंगी जो बड़े तालीमी इदारों में ज़्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं निकल सकते हैं। उनके लिए इंशाल्लाह इनकी ब्रांचेज़ बनाएंगे, मुख्तलिफ गाँव में बनाएंगे इंशाल्लाह। आप कोई बच्चों को देखने वाले गुलिस्तान न्यूज़ के नाज़रीन को कोई तलीमी हवाले से कोई मैसेज देना चाहें जो फ्यूचर के लिए उनके लिए कारगर साबित हो? तलीमी हवाले से मैं बच्चों के लिए यही कहना चाहूँगा कि आने वाले कल में अगर मुमकिन हो सके तो कुछ ना कुछ लोगों को सिखाने की कोशिश कीजिएगा, टीचर बनिएगा। ये हमारे हुज़ूर हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पेशा रहा है, वो मुअल्लम रहे हैं, ठीक है? तो कोशिश करें मुअल्लम बने, उस्ताद बने। और जो उस्ताद हैं या जो प्राइवेट सेक्टर चला रहे हैं उनके लिए ये कहना चाहूँगा
कि इसको सिर्फ कारोबार ना बनाएं, इसको बिज़नेस ना बनाएं। इसमें इज़्ज़त भी है, इसमें रिस्क भी है, सारा कुछ है, लेकिन कोशिश करें जो आप बच्चों से ले रहे हैं वो बच्चों को डिलीवर भी करें। माजरत के साथ अगर किसी स्कूल वाले भाई को गुस्सा लगे तो मैं डरता हूँ किसी को बताते हुए कि मैं स्कूल का मालिक हूँ, मैं प्राइवेट स्कूल चला रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि प्राइवेट स्कूल से लोग तंग बड़े आ चुके हैं। प्राइवेट स्कूल्स वाले ये इवन के मीम्स चलती हैं कि आटा भी लेना है तो वो हमारी चक्की से ले। तो वो सीन ना करें, इसको कारोबार ना बनाएं कि कॉपीज़ भी हमने पास से देनी है, बुक्स भी हमने पास से देनी है, हर चीज़ हमारे पास से मिलेगी। मतलब बच्चों के लिए आसानियाँ पैदा करें, पेरेंट्स के लिए आसानियाँ पैदा करें। जो माहौल हो गया है, जो महंगाई का मामला चल रहा है, पता नहीं लोग अपने बच्चों को पढ़ा कैसे रहे हैं। तो कोशिश करें कि उनके लिए आसानियाँ बांटें और अपने स्कूल को कारोबार ना बनाएं, बल्कि बच्चों को वो चीज़ डिलीवर करें, तालीम दें और तालीम के साथ साथ आसानियाँ पैदा करें। शफाक साहब, ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह बड़े बड़े डिफरेंट प्राइवेट स्कूलों में अपनी तलीमी खिदमत सर अंजाम दी। अब माशाल्लाह आप अल्हम्दुलिल्लाह अपना तलीमी अदारा डिवीजन स्कूल के नाम से आप चला रहे हैं। कैसा महसूस हुआ अपने तलीमी अदारा चलाते हुए और पहले जो खिदमत सर अंजाम दी उसमें इसमें क्या डिफरेंट आपने पाया? बड़ा फ़र्क है जुल्फ़िकार भाई। उसकी मेन वजह ये है कि जब आप एज़ अ एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, मुलाज़िम के तौर पे काम कर रहे होते हैं, तब आप डिसीजन पावर आपके पास नहीं होती है। आप कोई भी फ़ैसला अपने तौर पे नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ कि अगर मैं किसी प्राइवेट स्कूल में होता और वो बंदा कहता कि आप कॉपीज़ हमारी स्कूल की सेल करवाएँगे, तो डेफ़िनेटली मुझे बच्चों को कहना पड़ना था कि आप जी स्कूल से ही कॉपियाँ लें। जबकि अभी वो टाइम चल रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई भी डिसीजन लेना पड़ता है वो मैं खुद लेता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मेरा आज का जो दिन है वो पिछले गुजरे हुए दिन से बेहतर हो और उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ स्टाफ बड़ा अच्छा मौजूद है। टोटल 17 घर हैं मेरे साथ जो वाबस्ता हैं। तब मैं अकेला था जो मुझे 30 दिन बाद सैलरी लेके गुजारा करना पड़ता था और मैं उम्मीद में रहता था कि यार सैलरी मिलेगी कुछ करूँगा। आज अल्हम्दुलिल्लाह 17 लोग हैं जिनके घर मेरे साथ वाबस्ते हैं। मैं उनको सैलरियाँ दे रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक अच्छा सेटअप चला रहा है मेरा। अच्छा, माशाल्लाह यूट्यूब की दुनिया में भी आपने तहलका मचा दिया कि गांव की सतह से एक नौजवान निकलकर यूट्यूब की दुनिया में चला गया। बड़ी तेज़ी के साथ आपने यूट्यूब में भी तरक्की की। आपकी यूट्यूब में जो तरक्की है उसका क्या राज है जो आप माशाल्लाह इस वक्त बड़े फेमस हैं? जुल्फ़िकार भाई उसमें ज़्यादातर तो मैं बताता नहीं हूँ कि मैं यूट्यूबर हूँ। आप बेहतर जानते हैं कि मैं FM 94 पे भी काम करता रहा हूँ, एज़ अ आरजे काम करता रहा हूँ। लेकिन हमारी फ़ील्ड कुछ ऐसी है कि इसमें अगर पता चल जाए ना कि हमारा टीचर रात को बैठ के गज़लें बोलता है या गज़ल टाइम का प्रोग्राम करता है, तो बच्चे ना गलत ट्रैक पे निकल जाते हैं। तो यूट्यूब का ज़्यादातर मैं बताता नहीं हूँ, मैं समझ लें कि छुपा हुआ काम ही कर रहा हूँ। लेकिन उसमें भी ये है कि व्लॉगिंग के हवाले से या जो मोटिव फॉर यू के चैनल है, मेरा मोटिवेशन का जो चैनल है, उसके हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है। लेकिन उसमें मेन चीज़ कंटिन्यूटी है कि आप बिल्कुल रेगुलर जो पोस्ट उस पे अपलोड करते रहे और अल्लाह का शुक्र है अल्लाह पाक ने इज़्ज़त दी है। वैसे इंसान तो कुछ भी नहीं होता और यूट्यूब के हवाले से मैं मोस्टली लोगों को अब मशवरा नहीं देता हूँ। उसकी मेन रीज़न ये है कि लोग ना चाहते हैं कि रात को हम सोएं और सुबह उठें तो डॉलर्स की बारिश हो रही हो, जबकि ऐसा नहीं होता। यूट्यूब में भी हमें कोशिश उतना ही करना पड़ती है। ये आप जा रहे हैं डेली बेसिस पे आपकी वीडियोस बन रही हैं, डेली बेसिस पे आप लोगों से इंटरव्यू कर रहे हैं, तो ऐसा ये बड़ा आसान लगता है, देखने वाले को बड़ा आसान लगता है कि एक माइक पकड़ा है, बातें करना शुरू कर दी, आप सवाल कर रहे हैं, दूसरा बंदा जवाब दे रहा है, बड़ा ईजी है। जबकि ऐसा होता नहीं है। ये आपके जो क्वेश्चंस हैं, अगले बंदे के जो आंसर्स हैं, बाद में उनकी एडिटिंग है, बाद में सारे मामलात हैं, ये इतना आसान काम नहीं होता। लेकिन लोग समझते हैं कि हम यूट्यूब चैनल रात को बनाएंगे तो सुबह हमारे गाड़ी दरवाजे पे खड़ी होगी। ऐसा मुमकिन नहीं होता और इसके लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, सब्र बहुत ज़रूरी है और वो मोस्टली लोगों में नहीं है। यूट्यूब ने क्या वजह है कि बड़ी टफ पॉलिसियाँ ऐसी ला दी हैं कि अब जो यूट्यूबर हैं, जैसे मेरा भी चैनल है, मैं भी यूट्यूब पर रेगुलरली काम कर रहा हूँ, टफ से टफ सिचुएशन हुई जा रही है, बड़ा मुश्किल काम हो रहा है, व्यूज़ बहुत बहुत कम आ रहे हैं। क्या वजह है कि चैनल ग्रो क्यों नहीं कर रहा? क्या उनमें ऐसी, आप बताएं अपने तजर्बे की बिना पर, क्या चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जिन चीज़ों पर हम फोकस करें, शायद हमारा चैनल ग्रो करे और हम भी एक अच्छे यूट्यूबर बन सके? असल में ना जुल्फ़िकार भाई यूट्यूब के मामलात कुछ ऐसे हैं, बल्कि यूट्यूब नहीं, पूरी सोशल मीडिया पे जितने भी हैं, उसमें ई कॉमर्स ले लें, यूट्यूब ले लें, सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, उनकी अगर बात करें ना तो सबसे पहले तो जो हम पाकिस्तानी, वैसे मुझे फ़ख्र है पाकिस्तानी होने पे, लेकिन हम पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेश और इस तरह के जो कंट्रीज़ हैं ना, ये जब एंटर होते हैं ना किसी भी फील्ड में, तो ये उसका शॉर्टकट ढूंढना शुरू कर देते हैं और शॉर्टकट की वजह से उनकी पॉलिसीज़ पे सख्त होना शुरू हो जाती है। जैसे हम चाहते हैं, मैं बता रहा हूँ कि अभी सब्सक्राइबर्स फेक परचेज़ कर लिए, वॉच टाइम फेक परचेज़ कर लिया। अब डेफिनेटली यूट्यूब के एल्गोरिदम को उधर जाना पड़ता है कि हम ढूंढें कि फेक कहाँ पे और ओरिजिनल कहाँ पे हैं। अब फेक्स की वजह से आप जैसे जो ओरिजिनल कंटेंट भी बना रहे हैं उनको भी नुकसान हो रहा है, ठीक है, उसकी पॉलिसीज सख्त से सख्त होती जा रही हैं।
अभी के लिए यकीन माने एडसेंस का अकाउंट अप्रूव करवाना बहुत बड़ी बात है। चैनल को मोनेटाइज करवाना बहुत मुश्किल काम है। वजह क्या है, एक वो दौर था कि 0 सब्सक्राइबर पे आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता था। 20 सब्सक्राइबर थे, एक दोस्त के, उसने मुझे मैसेज सेंड किया, उसने कहा यार ये मुझे मेल आई है। मैंने कहा मुबारक हो, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया। ठीक है, वो दौर हमने देखा है। और अब 4000 घंटे का वॉच टाइम, और ये इससे सख्त होता जाएगा। उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम इसके शॉर्टकट ढूंढ रहे होते हैं और वो फिर उसके ऊपर स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। ठीक है, उसके लिए कोशिश ये करनी चाहिए। मैं अक्सर कहता होता हूँ, मेरे एक टीचर थे, वो कहते थे कि खुशबू बेचने वाले को आवाज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो जब खुशबू बेच रहा होता है, वो रास्ते में गुजर रहा होता है, ऑटोमेटिकली खुशबू आ रही होती है, लोगों को पता चल रहा होता है कि इधर बेचने वाला इस साइड पे जा रहा है। ठीक है, तो आप कोशिश करें आप खुशबू बेचने वाले बने। आप अपना कंटेंट ऐसा कर लें कि लोग उसको लाजमी देखना उन पे समझ लें फ़र्ज़ हो जाए कि वो कहें हाँ यार। जैसे आपका न्यूज़ चैनल है, अब न्यूज़ चैनल में आपको मैं ऐसे ऐसे चैनल्स दिखा सकता हूँ फेक न्यूज़ बना के भी वो वायरल हो रहे हैं। लेकिन फेक न्यूज़ वाले 4 दिन निकालेंगे, 10 दिन निकालेंगे, उनका ट्रेंड कुछ टाइम के लिए गुजरेगा, उसके बाद उसकी फैमिली इतनी अच्छी बिल्ड नहीं हुई होगी कि वो आगे काम कर सके। जैसे अभी रिसेंटली पाकिस्तान में रजब भट्ट बहुत अच्छा चल रहा है, डक्की भाई बहुत अच्छा चल रहा है। उनके ब्लॉग्स क्यों अच्छे चल रहे हैं? उनकी वजह ये है, और भी ब्लॉगर्स हैं, लेकिन उनकी वजह ये है, लोग कहते हैं कि वो फैमिलीज दिखाते हैं। मैं भी कहता हूँ ठीक है, दिखाते हैं फैमिलीज, लेकिन फैमिलीज दिखाने के साथ साथ जुल्फकार भाई, उनका मसला ये है कि वो एक फैमिली बिल्ड करते हैं। वो लोगों को ये नहीं कहते हैं कि आप हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आप हमारे व्यूअर्स हैं। वो ऐसा नहीं कहते, वो कहते हैं मेरे चाचे, मेरे भतीजियाँ, मेरे अंकल, मेरी आंटियाँ। वो ये कहते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि आप हमारी फैमिली हैं, हम आपस में रिश्तेदार हैं, हम एक घर वाले हैं। तो उसकी वजह से बिल्ड हो रही है। जैसे आप न्यूज़, अथेंटिक न्यूज़ दें, टाइम पे दें, इंशाल्लाह आपका चैनल वायरल होगा। बाकी रही बात टाइटल, टैग, थंबनेल, ये तो हर बंदा ही कोशिश कर रहा होता है। कोशिश करें थोड़े से एहसासात उसमें लेके आएँ, डेफिनेटली लोग उसको फॉलो करेंगे और आपके सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे। चलिए इशफाक साहब, लास्ट क्वेश्चन है। एक तो ये बताइएगा कि सहाफ़त में भी माशाल्लाह आप आए, सहाफ़त में आपने कहाँ से आगाज़ किया, और जर्नलिज़म में आपके कौन फेमस जर्नलिस्ट है जिनसे आप मुतासर हुए? हाय बात निकलेगी तो दूर तलक निकलेगी। फिर मेरी आंखें नम हो जाती हैं। अंकल जी का ही नाम लेना पसंद करूँगा। अशरफ वाला साहब, आज भी वो दिल में उनकी जगह है। अल्लाह पाक उनकी वहाँ की ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दें। मेन मसला जुल्फ़कार भाई ये है कि मैंने जब स्टार्ट लिया था सहाफ़त का, मैं इस फील्ड में शायद ना आता। उनके साथ पहली मुलाकात थी। पहली मुलाकात में उन्होंने कोशिश की, मेरे पास कंप्यूटर का कोई काम था, वो करके दिया। फिर मैंने एक दिन उनसे बात की, मैंने कहा अंकल जी मैं कॉलम लिखना चाहता हूँ। उन्होंने कहा बेटा बड़ी अच्छी बात है। इवन के कुछ लोग थे, अगर वो देख रहे हो शायद उनको बुरा लगे, उन्होंने मुझे डिमोटिवेट भी किया। मेरा पहला कॉलम पढ़ के उन्होंने कहा ऐसे लिखते हैं कॉलम, आपको कॉलम लिखना नहीं आता। लेकिन शायद उनको ये नहीं पता था कि बच्चा जब चलना सीखता है तो पहले गिरता है, वो चलता नहीं है। फिर कोई एक बंदा होता है जो उसको सहारा देने वाला होता है। फिर एक टाइम ऐसा आता है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा अच्छा कॉलम लिखते हैं। और आज वो लोग जब वो जो मुझे ताने देते थे, वो आज अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं यार उसको बोलना आता है। तो वजह क्या है कि मुझे बोलना सिखाया गया है, मेरे उस्ताद ने सिखाया है, अंकल जी ने सिखाया है। मैं नहीं, मतलब गुलिस्तान से पहले मैं नहीं जानता था कि अखबार क्या होती है। और इवन के 2000 अगर 6-7 की बात करें, 8-9 की बात करें, तो तब मैं जब स्पीच के कंपटीशन में हिस्सा लेता था, तो मेरी सबसे पहली तस्वीर जो है स्टेज पे खड़े हुए इनाम लेते हुए, वो गुलिस्तान न्यूज़ में प्रिंट हुई थी, और वो अंकल जी ने प्रिंट की थी। ठीक है, उसके बाद मुझे कॉलम में सहारा देने वाले, सहाफ़त में सहारा देने वाले वही हैं। और उनके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आप भाई हैं, आपके साथ भी वैसा ही तल्लक रहा है अंकल जी की बुनियाद पे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हूँ, सहाफ़त में ख़ास तौर पे आप लोगों की वजह से हूँ। बहुत शुक्रिया इशफाक साहब। जी नाज़रीन, ये थे शफ़ाक़त अली याकूब, प्रिंसिपल दी विजन स्कूल निज़ामपुरा कसूर, डायरेक्टर गुलिस्तान न्यूज़ कसूर, बैरो चीफ गुलिस्तान न्यूज़पेपर कसूर। एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसा नाम जिन्होंने प्राइवेट तलीमी एजुकेशन सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त नाम पैदा किया। अपनी मेहनत के बलबूते पर वो आगे आए, और किस तरह वो आगे आए, किस तरह उन्होंने तलीमी मैदान में कदम रखा, और तलीमी मैदान में कदम रखते ही कैसे वो तरक्कियों की मनाज़िर को छुआ, उन्होंने वो डिटेल के साथ बताया। एजुकेशन सेक्टर के साथ साथ यूट्यूब की दुनिया में भी तहलका मचाया माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। उनके चैनल भी कामयाबी से रवां दुआं है, उसमें भी वो रेगुलरली वर्क भी कर रहे हैं। और किस तरह उन्होंने अपने तजर्बे की बिना पर यूट्यूबर के लिए मैसेज भी छोड़ा कि कैसे एक अच्छा यूट्यूबर बना जा सकता है, कैसे यूट्यूब
अगर चैनल को ग्रो किया जाए, कैसे किया जा सकता है। माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बातें की और सहाफ़त के हवाले से, जर्नलिज़म के हवाले से अगर बात की जाए, मेरे वालिद मोहतरम बानी प्रेस क्लब कसूर, बानी एडिटर गुलिस्तान कसूर मोहम्मद अशरफ वाला मरहूम के मतलब उनका यही कहना था कि सहाफ़त के हवाले से वो मेरे उस्ताद भी थे, उनसे मैंने बड़ा कुछ सीखा। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी कमी शिद्दत से महसूस करते हैं और सहाफ़ती मैदान में उनकी खिदमत को कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। मैं समझता हूँ कि शफ़ाक़त अली याकूब ने अपने मेहनत के बलबूते पर आज वो इस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो अपनी मेहनत के बलबूते पर पहुँचे हैं। वो आज वो तरक्की के मनाज़िर को छू रहे हैं। माशाल्लाह हमेशा वही लोग कामयाब होते हैं जो मेहनत करते हैं। मेहनत रायगान कभी नहीं जाती। अल्लाह ताला मेहनत का फल ज़रूर देते हैं। तो शफ़ाक़त अली याकूब भी उन शख्सियात में हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पर कामयाबियों को समेटा। और माशाल्लाह मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि जब मैं भी सोशल मीडिया पर आया, तो शफ़ाक़त अली याकूब वो शख्सियत, वो नाम है जो मुझे सोशल मीडिया पर लेकर आए। मेरा चैनल उन्होंने बनाया और मुझे उन्होंने गाइडेंस दी। आज मैं भी अगर सोशल मीडिया पर हूँ, तो शफ़ाक़त अली याकूब की मोहब्बत, शफ़क़त की वजह से हूँ, इनकी वजह से, इनसे बहुत कुछ सीखा मैंने सोशल मीडिया के हवाले से। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं भी रवां-दुआं हूँ, सोशल मीडिया के हवाले से एक्टिव हूँ, काम कर रहा हूँ। तो ये सारी शफ़क़त, मोहब्बत शफ़ाक़त अली याकूब की है, जिन्होंने हमेशा दुख-सुख में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर, शाना-म-शाना मेरे साथ चले। मुझे गाइडेंस दी, मुझे कभी भी उन्होंने अकेला ना छोड़ा। तो मैं इनकी मोहब्बत और शफ़क़त को कभी भी फरामोश नहीं कर सकता। उम्मीद है कि नाज़रीन शफ़ाक़त अली याकूब साहब की गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह बशर्ते ज़िंदगी ऐसी प्यारी शख्सियात मैं अपने चैनल गुलिस्तान न्यूज़ पर लेकर आऊँगा। इनकी प्यारी गुफ्तगू से आपको मुस्तफ़ीद करूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा और अपनी बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।